नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह SB24 न्यूज़ चैनल के साथ आपका स्वागत करता हूं। एप्वा दिल्ली यूनिट द्वारा दिल्ली के चारू भवन में 23 जुलाई 2023 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक दिल्ली में होने वाले एप्वा के राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा की गई। इस बैठक में एप्वा की राष्ट्रीय महासचिव कामरेड मीना तिवारी शामिल हुई और मीटिंग की अध्यक्षता सह कामरेड श्वेता राज ने की। इस बैठक में राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने और दिल्ली के हर घर तक एप्वा की क्रांतिकारी विचार को पहुंचाने के दृढ़ इरादे के साथ पूरी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी एक बार फिर अपने चैनल SB24 न्यूज़ पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँच चुके हैं चारू मजुमदार भवन शकरपुर दिल्ली में, और यहाँ पर जो है एप्वा का मीटिंग रखा गया था, जहाँ पर लोगों को महिलाओं के प्रति संगठित होने का एक संदेश दिया गया। तो चलिए देखते हैं। अपना नाम? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव एप्वा। तो ये बताइए कि आज जैसा कि हमने देखा कि एप्वा का यहाँ पे बैठक हुआ, तो उसके अंदर क्या चर्चा की गई? एप्वा की यहाँ दिल्ली कमेटी की बैठक थी, जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली के विभिन्न इलाके से महिलाएं शामिल हुईं। एप्वा का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, और उस सम्मेलन की मेज़बानी के लिए ही यहाँ तमाम महिला साथी जुटी थी कि राष्ट्रीय सम्मेलन को कैसे हम अच्छी तरह सफल बनाएं। अभी आपने बताया कि 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक जो है सम्मेलन होगा, तो उसके अंदर जो है एप्वा पार्टी का क्या एजेंडा होगा? ये एप्वा अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन जो महिला संगठन है, ये महिलाओं के तमाम तरह के जो अत्याचार उन पे हो रहे हैं, जो गैर बराबरी है, जो भेदभाव है, उस भेदभाव के ख़िलाफ़ हम संघर्ष की यहाँ योजना बनाएंगे। आप देख रही हैं कि अभी मोदी जी की दिल्ली में सरकार है, और ये सरकार लगातार महिलाओं के हकों पर हमला कर रही है। अभी आपने देखा कि इसी दिल्ली में कैसे महिला पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ। यौन उत्पीड़क और कोई नहीं, भाजपा के जो सांसद हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने उन लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न हुआ। और मोदी जी जो बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे रहे। FIR करने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन खिलाड़ियों को। पूरे देश की महिलाएं, हम तमाम लोग इन खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए। बावजूद इसके चार्जशीट तो दाखिल हुआ है, लेकिन आज तक एक दिन के लिए भी ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं गया। अग्रिम जमानत उसको मिल गई है, और मोदी सरकार ने उसको अपनी पार्टी से निलंबित तक नहीं किया। तो ये भाजपा का चेहरा है कि इस पार्टी में जो बलात्कारी हैं, जो महिलाओं पर अन्याय उत्पीड़न करने वाले हैं, वो भाजपा में आराम से नेता बने हुए हैं, और उसके बाद ये मोदी जी ढोंग करते हैं बेटी बचाओ और ये तमाम नारा वो देते हैं। अभी देखा जा सकता है कि मणिपुर में भी यही हालात बने हुए हैं बेटियों के साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? और उस पर 78 दिन के बाद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना उसके खिलाफ कुछ बोला है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मणिपुर में लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ है, इससे पूरे देश की औरतों में गुस्सा है। शर्म तो हम नहीं कहेंगे कि शर्म है, हमें गुस्सा आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा गुस्सा इस बात का है, बल्कि मोदी जी की भूमिका पे शर्म आ रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन के लिए भी मणिपुर नहीं गया। वहाँ पर जिस तरीके से ये 2.5 महीने पुरानी घटना है, FIR हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। इंटरनेट बंद था, लोग जब तक नहीं जाने तब तक ये सारे मामले को दबा के रखा गया। अमित शाह वहाँ दौरा कर आए और कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। और अब जब ये वीडियो सामने आया है, तब प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ शब्द निकले हैं। लेकिन असली बात ये है कि मणिपुर में आज जो कुछ हो रहा है, वो जो BJP और RSS की घृणित राजनीति है, समाज को बांटने वाली, वो समाज में नफ़रत पैदा करके दो समुदायों को आपस में लड़वा करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। और इस लड़ाई में औरतों के शरीर को युद्ध भूमि की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
औरतों का ये जो इस्तेमाल हो रहा है, इसकी पूरी जवाबदेही इस देश की सरकार पर है। इसलिए मोदी जी अगर वाकई कह रहे हैं, वैसे तो उन्होंने मणिपुर पर सिर्फ नहीं कहा है, मणिपुर के साथ उन्होंने दूसरे राज्यों का भी नाम लिया अपने वक्तव्य में। सवाल है कि आप मणिपुर में जो हो रहा है इसकी जवाबदेही अगर आप लेते हैं, अगर आपको वाकई शर्म आ रहा है, तो सबसे पहले अपने गृह मंत्री का इस्तीफ़ा लीजिए। सबसे पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा लीजिए जो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इस तरह से वहाँ औरतें जो हैं वो लोगों के अत्याचार का शिकार हो रही हैं। तो आपका 2024 में क्या एजेंडा रहेगा? मोदी जी की सरकार का सबसे ज़्यादा वार महिलाओं पर हो रहा है। पहली बार जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो जब से आई मोदी सरकार, महिलाओं पे वार लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते इस देश में महिलाओं के लिए हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सरकार के खिलाफ महिलाएं उतरेंगी। अभी आपने हाल में देखा कि किस तरह से इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा मामला सामने ले आया है, जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने ही 21वां लॉ कमीशन बनाया था जिसने कहा था कि ना तो इसकी अभी ज़रूरत है और न समय है। लेकिन ये चुनाव के समय फिर से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके और समाज में एक विभाजन पैदा करना चाहते हैं। और हम लोगों की मांग है कि महिलाओं के लिए न्याय की बात हो, महिलाओं के लिए बराबरी की बात हो। लैंगिक न्याय, लैंगिक बराबरी, ये हमारा एजेंडा है। और मोदी जी की सरकार ये मनुस्मृति को मानने वाली सरकार है। तो मनुस्मृति के हिसाब से तो औरतों को कोई हक मिलना ही नहीं चाहिए। संविधान इनके लिए कोई मायने मतलब नहीं रखता है। इसलिए ये जो तानाशाह सरकार है जिसमें एक के बाद एक हम लोग देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। इनके यहाँ जो बलात्कारी बाबा हैं, आशाराम और राम रहीम जैसे लोग जिनकी पूजा करते हैं मोदी जी, बार बार राम रहीम को ये पैरोल पे बाहर कर रहे हैं। तो समाज में विभाजन, नफ़रत पैदा करना, महिलाओं को भाग्य और भगवान के भरोसे रखना और उस पर से उसकी हकमारी करना, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हम गांव-गांव में, शहर-शहर में महिलाओं के बीच हम लोग जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में जो कुछ भी अधिकार हमें हमारे संविधान से मिले हुए हैं, उन अधिकारों को अगर बचाना है, महिलाओं के लिए अगर न्याय की बात करनी है, तो इस मोदी सरकार को सत्ता से हटाना होगा। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के बाद किसकी सरकार लाना चाहेंगे? किसकी सरकार होगी ये तो बात का प्रश्न है। यहाँ विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला न करे। इसलिए पहले मोदी जी जाएं। मोदी जी की जो तानाशाही है, इस तानाशाही से इस देश को निजात चाहिए। लेकिन अभी देखा जाता है कि 38 जो पार्टियां हैं वो मोदी सरकार के साथ हैं और 26 पार्टियां जो विपक्ष के। तो आप इसके बारे में, मतलब लोग कहते हैं कि वही जीते। जी ने तो कहा कि भाई एक के खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है, लेकिन आज ये गिनती करवा रहे हैं कि कई पार्टियां इनके साथ हैं, जबकि बहुत सारी पार्टियां एक ही पार्टी रही है जिसको इन्होंने तोड़ करके 2 पार्टी बना दिया है। जैसे आप लोजपा को देख सकते हैं और इस तरह की कई पार्टियां हैं। तो गिनती के लिए हो ही सकता है इनके पास 38 पार्टियां हों, इससे तो ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि ये सही हैं। 38 पार्टियां हो जाने से 50 पार्टियां भी इनके पक्ष में हो जा सकती हैं, तो इससे कैसे सिद्ध हो जाता है कि ये सही है? इसलिए सवाल पार्टियों का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर जो ये नीतियां लेकर चल रहे हैं, उन नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों की एकजुटता का है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जो है विदेश जाते हैं और वहाँ का मतलब देखते हैं कि क्या हमारे देश में कमी है, उसके बाद यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मोदी जी देश की कमी को क्या पूरा कर रहे हैं? मोदी तो विदेश घूमते रहे और मणिपुर जो है लगातार जल रहा है, बल्कि विदेशों में मणिपुर की चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं है कि वो एक दिन के लिए भी मणिपुर जाएं।
देश के भीतर महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, जिस रसोई गैस के नाम पर ये पिछली दफ़ा कह रहे थे कि महिलाओं ने इनको वोट दिया, उन्हीं महिलाओं को तो ये फिर से रुला रहे हैं। 1250 रुपये का अब गैस सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी चरम पे है। बेटी पढ़ाओ की उन्होंने बात की और आज लड़कियों की शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, तमाम शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं। तो इसलिए ये देश की समस्याएं तो दूर नहीं कर रहे हैं, ये अपना प्रोजेक्शन जा कर के जो विदेशों में करते हैं अपने ही पैसे के बल पर, वो करते रहे, उससे इस देश में फ़र्क नहीं पड़ रहा। देश के लोग आज समझ रहे हैं कि मोदी जी के रहते इस देश में कभी भी हमारी समस्याएं, बेरोज़गारी, महंगाई ये दूर होने वाली नहीं है, इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोगों की सबसे बड़ी यही है कि आपको मोदी सरकार नहीं इस बार 2024 में नहीं लेकर आना। निश्चित रूप से अगर आप चुनाव की बात करेंगे तो हमको मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ एक मोदी जी से नहीं है या सिर्फ एक सरकार से नहीं है। मोदी जी से तो है ही, क्योंकि आज ये एक प्रतीक बने हुए हैं औरतों पे अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने का। लेकिन हमारी लड़ाई एक ऐसे समाज बनाने की लड़ाई है जिस समाज में औरतों के ऊपर जो तमाम तरह के पितृसत्तात्मक उत्पीड़न होते हैं, जो ये पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थाएं आज सक्रिय हैं, उनके खिलाफ भी खड़ा होना है। महिलाओं के बीच एक जागृति ले आनी है कि वो अपने आप को पहचानें, वो संगठित हों, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। क्योंकि इस देश में जो भी बदलाव हुआ है, महिलाओं के जीवन में हम थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन देखते हैं, वो परिवर्तन महिलाओं के आंदोलन के बल पे हुआ है। महिलाओं ने लड़ के हक हासिल किया है, तो अपने हक के लिए उसको 24 के बाद भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हट जाएंगे और सारी समस्या खत्म होगी। मोदी हटेंगे तो ये ज़रूर है कि उनके सामने एक अगर लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो वो ज़्यादा मजबूती से अपनी आवाज़ को उठा सकती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा ना। ये सरकार हमारे पक्ष में काम क्या करेगी, हमको तो बोलने तक नहीं दे रही। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया और इस बार फिर जनता जो है उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी को बोलना ही होगा, वो तो अपना बोल रहे हैं, लेकिन जनता का मूड आप ज़रा आम लोगों से इंटरव्यू करके देख लीजिए। आज लोग कैसे मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, महिलाएं मोदी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। शास्त्री यानी बागेश्वर धाम ने कहा है कि महिलाएं सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, और जो जिन महिलाओं ने सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहन रखा उनकी प्लॉट अभी भी खाली है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी से आप समझ सकते हैं कि वो कैसे बाबा हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो औरतों को ज़मीन का प्लॉट समझ रहे हैं और खाली और रजिस्ट्री देख रहे हैं, तो इससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये महिलाओं को एक इंसान समझना और इंसान की मर्यादा उसको मिले, इसके बारे में ये बोलेंगे? तो दरअसल ये लोग जो प्रवचन दे रहे हैं, हमने देखा है कि जहाँ भी इनका प्रवचन हुआ है पूरा आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उसको अरेंज किया है, उसकी पूरी तैयारी में ये लोग लगे हुए रहे हैं और ये इसी तरह की भाषा बोलते हैं। इसीलिए ऐसे प्रवचनकारियों को भी समझना होगा कि वाकई ये क्या चाहते हैं ये लोग। और यही नहीं है, हमने तो देखा कि ये बिहार में गए थे धीरेन्द्र शास्त्री और वहाँ उन्होंने प्रवचन दिया कि भाला और माला साथ रखो, और एक तरफ उनका प्रवचन ख़त्म हुआ और दूसरी तरफ उनके जो प्रवचन में शामिल लोग थे उन्होंने उठ कर के अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी बगल में। तो ये लोकतंत्र को बिल्कुल मानने वाले नहीं लोग हैं, नहीं मानते हैं ये। और दूसरा कि महिलाओं के प्रति इनका यही नज़रिया है कि औरतें संपत्ति हैं, वो अगर किसी के अधीन नहीं हैं तो वो हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। इसलिए निहायत ही ये कह लीजिए कि एक क्या कहें किस तरह का बहुत ही लंपट नुमा ये बयान है, लंपट व्यक्ति का ये बयान लगता है। शायद ये शब्द बहुत अच्छा न लगे सुनने में, लेकिन ये इसी तरह का बयान है और ये दिखाता है कि ये महिलाओं को इंसान का दर्जा नहीं देते हैं। ये जितना भी महिलाओं के पूजा की बात करें कि नारी की पूजा होनी चाहिए, उनके एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये वास्तव में महिलाओं के प्रति कैसा नज़रिया रखने वाले लोग हैं।
लेकिन महिलाएं अभी भी जो है ये बागेश्वर धाम इनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से इनके धाम में वो बहुत स्वाभाविक है। महिलाओं के जीवन में जो दुख है, महिलाओं के जीवन में जो तकलीफ़ है, आज तक यही समझाया सिखाया गया है कि ये बाबा तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। एक उम्मीद से महिलाएं वहाँ जाती हैं। उनके सामने जीवन में जहाँ सरकार को जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं देखते हैं। रोज़गार हमारे सरकार की नीतियों की वजह से आज नहीं मिल रही है। चरम दर्जे की बेरोज़गारी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों की सुविधा नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, गरीबी से परेशान हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो इस सरकार ने बना कर रखी है हमारे जीवन में, और उसके बाद ये सिखाया जाता है कि इन सारी समस्याओं का हल चाहते हो तो बाबा की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। एक उम्मीद औरतों की लगती है कि शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए, यही उनको लगातार बताया और सिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं जाती हैं, लेकिन इससे ये कहीं से सिद्ध नहीं हो जाता है कि ये लोग सही लोग हैं, क्योंकि जो व्यक्ति औरतों को ज़मीन का प्लॉट समझ रहा है और इस तरह का बयान दे रहा है, अब धीरे धीरे महिलाएं भी समझ रही हैं। और बहुत सारे बाबाओं का तो बाद में पोल खुला ना। आसाराम बापू क्या थे, बड़ी संख्या में महिलाएं जाती थी आसाराम बापू के पास। बाद में चीज़ें सामने आई कि वो किस तरह का बलात्कारी है। ये राम रहीम जो अपने आप को बहुत बड़े बाबा कहते हैं, उनकी सच्चाई पूरे देश ने देखी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इनकी सच्चाई भी एक दिन सामने आएगी। धन्यवाद। इसी के साथ देखते रहिए SB24 न्यूज़। मैं खुशी एक बार फिर अपने चैनल SB24 न्यूज़ पे आपका शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद।